Hello friends, now we have moved in the next lecture, and in this lecture we will cover some new topics with new ideas, with new concepts. Got it? But make sure you have already watched the previous lecture. इस लेक्चर को अटेम्प्ट करने से पहले आप ये निश्चित किए होंगे कि आपने पहला लेक्चर को अच्छे से देखे हैं और जितना भी नोट्स को आपने कंप्लीट किया उसे उतारे हैं कॉपी पर, उसको फिर से बैठ कर रिवाइज किए हैं। और इस लेक्चर में पिछले लेक्चर की भांति मैं बहुत सारे टॉपिक को बताने वाला हूँ विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट करते हैं, नोट्स भी लिखाऊंगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। समझ गया ना? हाँ, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिजीज। डिजीज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस फर्स्ट लेक्चर, ऑफ दिस सेकेंड लेक्चर। एनी हाउ, डिजीज कोई पूछेगा कि डिजीज क्या होता है तो क्या बोलेगा? वैसे तो बहुत सारा डेफिनेशन हो सकता है कि मेंटली अगर कोई बिगड़ गया तो डिजीज हो गया, फिजिकली अगर खराब है तो वो भी डिजीज है। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ डेफिनेशन में डिजीज के बारे में कि डिजीज इज डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इम्पेयर्स बॉडी फंक्शंस आर कॉल्ड डिजीज। डिजीज जो है वो आखिरकार है क्या? तो मैंने कहा है कि डिस्टर्ब्ड स्टेट है। कैसा स्टेट है जी? डिस्टर्ब्ड स्टेट है। किसका है? तो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इम्पेयर्स बॉडी फंक्शंस। ये इम्पेयर्स का हिंदी मीनिंग होता है बिगड़ा। ठीक है, इम्पेयर्स का हिंदी मीनिंग हुआ बिगड़ा। यानी कि जो हमारा डिजीज हुआ वो बॉडी का कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का ऐसा अवस्था है, स्टेट मीन्स अवस्था, ऐसा अवस्था है, ऐसा कंडीशन है जो क्या करता है, हमारे बॉडी को बिगाड़ कर रख देता है, खराब कर देता है। जिसको मैं लिखा हूं कि इम्पेयर्स बॉडी फंक्शंस। क्या खराब कर देगा, क्या बिगाड़ देगा? तो बॉडी फंक्शंस को, यानी कि जो भी हमारा बॉडी है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था, काम कर रहा था, लेकिन डिजीज हमारे बॉडी में आया तो हमारा जो बॉडी है वो क्या हो गया, हमारा जो अभी का, लिसन टू मी, अभी का जो अवस्था है वो एकदम फिट एंड फाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अगर डिजीज मुझे होता है तो मैं भी एक ऑर्गेनिज्म हूं, तो क्या हो गया? तो मैं डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया? डिस्टर्ब हो गया। दैट इम्पेयर्स, जो मैं डिस्टर्ब हुआ वो फाइनली किस चीज को बिगाड़ कर रख देगा, खराब करके रख देगा? तो हमारा बॉडी पार्ट्स का, बॉडी का जो भी पार्ट पुर्जा है उसको कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करेगा, यानी कि उसको खराब करके रख देगा, बिगाड़ करके रख देगा। और फाइनली हम लोग रियलाइज कर पाएंगे कि तबीयत खराब हो गया, फीवर आ गया, कॉमन कोल्ड है, जुकाम आ गया, इस प्रकार से। तो आई होप कि आपने समझा होगा कि डिजीज जो है वो आखिरकार है क्या। कोई पूछेगा बता देगा ना डिजीज क्या है? अच्छी बात है। बॉडी का कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा अवस्था है, डिजीज के बारे में बोल रहे हैं, एक ऐसा अवस्था है जो हमारा बॉडी फंक्शंस को बिगाड़ कर रख देता है, यही डिजीज होता है। दिस इज कॉल्ड डिजीज। गॉट इट? फिर आगे लिखा हूं मैं कि इट मे बी कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स और बाय इंटरनल डिसफंक्शंस। ध्यान दीजिए कि जो डिजीज है वो काहे हो गया भैया, इस लाइन को आप याद रखेगा हमेशा के लिए। तो जो डिजीज है, रोग है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण भी होता है और इंटरनल फैक्टर्स के कारण भी होता है। समझ गया? एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ कि कैसे एक्सटर्नल फैक्टर कैसे। अरे बहुत कॉमन है जी, इतना क्यों सोच रहे हो बुद्धू की तरह? देखो मेरी बातों को सुनो। जैसे किसी को कॉमन कोल्ड हुआ, वो छींक रहा है, आप उसको कांटेक्ट में गए, अब वो वायरस आपके अंदर में आया तो फिर आपको भी हो जाएगा, है ना? तो एक्सटर्नल बहुत और भी बहुत कुछ हो सकता है, एक्सीडेंट ही हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर या फिर इंटरनल डिसफंक्शंस, यानी कि आंतरिक भी कुछ खराबी हो सकता है अंदर से। जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है कि कोई बचपन से ही कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये डिसफंक्शंस क्या लिखें? DIS लिखते तो समझ में आता है, लेकिन DYS कुछ ही। देखो इसका हिंदी मीनिंग होता है रोग। क्या होता है?
रोग, यानी कि इंटरनल रोग, अंदर से ही कुछ रोग हो, जैसे बताया ना जेनेटिक डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, या फिर मोटापा का बीमारी, कोई जेनेटिकली ही बहुत ज़्यादा मोटापा रहता है, वो कुछ भी करता है मोटा ही हो जाता है, तो ये भी एक रोग ही है। समझ गया ना, अच्छी बात है। क्या मोटापा, हाँ वो भी बोल दो, क्या हो जाएगा, एनी हाउ। तब डिजीज में किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना, आई होप कि आपने समझा हुआ कि डिजीज क्या होता है या फिर ये कैसे हो सकता है, तो इंटरनल एक्सटर्नल बताया, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझना नहीं, ठीक है। तो आप ये डिजीज के बारे में लिखिएगा, ठीक है, अभी जितना बोला हूँ बस उतना ही लिखिए, और बाकी मेरे साथ साथ सुनो, आपको कुछ भी करने की तकलीफ नहीं करना पड़ेगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर तकलीफ होगा। नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट टाइप्स ऑफ डिजीज। अब डिजीज का प्रकार क्या है, कितने तरह का डिजीज हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ कि कॉन्जेनाइटल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। समझ गया ना। देखिए इसको मैं ट्रिक से आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखे हैं जी, कॉन्जेनाइटल डिजीज, एक लाइन में देखिए कि जो कॉन्जेनाइटल डिजीज है वो फाउंड फ्रॉम बर्थ, यानी कि जन्मजात, वो आपको विरासत में ही मिला। जैसे कि किसी के फादर बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो उनको जो सन है वो भी ऑटोमेटिकली अमीर हो जाता है, क्योंकि उसके विरासत में ही मिल गया है ना। कार है तो सन का भी कार हो ही गया ना, एनी हाउ। तो उसी प्रकार से फाउंड फ्रॉम बर्थ, यानी कि जन्म लेते ही उसके साथ डिजीज भी पैदा हो जाता है। समझ गया ना। और जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर आप समझते हैं कि ये सब पहले से ही होता है, ठीक है। एक्वायर्ड डिजीज बताऊंगा, अभी ट्रिक मैं नहीं बता रहा, मैं कहा हूं ना तो बताऊंगा, लिसन टू मी। एक्वायर्ड डिजीज डेवलप्ड आफ्टर बर्थ, जो एक्वायर्ड डिजीज है वो जन्म लेने के बाद उसको हो जाता है। जैसे कुछ भी हो सकता है, खांसी हो गया, बुखार हो गया, फीवर हो गया, बार बार यही क्यों सर, क्योंकि यही कॉमन है, ये है ना। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है, कोजेनाइटल यानी कि जेनेटिक यहां तक कुछ मिलता है, ये वाला चीज जेनेटिक, कोजेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज, दो ही तरह का डिजीज ही बताया गया बेसिकली। डिजीज कैन बी कैटेगराइज इनटू टू बेसिक टाइप। ऐसे तो बहुत सारा तरह का डिजीज है, लेकिन मैं बेसिकली यानी कि शुरुआत के आधार पे इसे बांट रहा हूँ। तो मुख्य रूप से दो तरह के डिजीज होते हैं, जो जन्म लेते ही पैदा होता है जन्म के साथ, और एक्वायर्ड डिजीज यानी कि जन्म लेने के बाद शायद किसी कारण से हो जाए उसको डिजीज, तो दैट इज द एक्वायर्ड डिजीज। ट्रिक को पकड़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है जेनाइटल, यानी कि जेनेटिक है, जेनेटिक से कुछ मिलता जुलता है, जेन, और ये भी है जेन, यानी कि जेन ही जो भी हो, जेनेटिक, और ये भी जेनेटिक। पकड़िए, तो जेनेटिक जो है वो पहले से ही रहता है, पूर्वजों से ही रहता है, इसीलिए कोजेनाइटल में आ जाएगा क्या चीज, बोलो बर्थ से, जन्म से ही रहेगा। ट्रिक थोड़ा सा है, बट आप भी 12th में पढ़ते हो, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे जेनाइटल यानी कि जेनेटिक, लेकिन इसमें तो जेनेटिक का कोई चर्चा नहीं है, कोई वर्ड नहीं मिल रहा, इसमें मिलता है, यानी कि ये बर्थ से ही रहेगा। आई होप कि आप ट्रिक को पकड़ पा रहे। अब एक्वायर्ड का हिंदी मीनिंग हुआ कि यानी कि लिए हुए है, यानी कि लिए हुए, तो लेगा कब, तो जब जन्म लेगा उसके बाद ना कोई भी चीज लेगा तब। वैसे तो बहुत कुछ पहले से ही लेकर जन्म लेता है, लेकिन एक्वायर्ड डिजीज यानी कि लेगा बहुत सारे चीजों को, तो जन्म लेने के बाद ना लेगा जी, सब काम बाद में होता है। तो आई होप कि आपको ट्रिक जो है वो पकड़े हुए हैं कि ये डेवलप्ड होगा बर्थ के बाद, ठीक है ना। आप अंडरलाइन मत करो, मैं करके बताया हूँ क्योंकि मुझे समझाना था, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसे समझा होगा। अब देखिए, अब समय आ गया है कि आपको थोड़ा डिटेल में बताएं, थोड़ा सा क्या कि मैं बहुत डिटेल में ही बताऊंगा, डोंट वरी। तो कोजेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज के बारे में मैं 1 बाय 1 करके आपको डिटेल में समझाता हूँ कि होता क्या है, और भी एग्जांपल्स दूंगा, बहुत सारी कुछ की चर्चा करने वाला हूँ, बट इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया ना, मिटा दें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस डिजीज। अब इन सारे डिजीज के बारे में मैं 1 बाय 1 करके आपको बोला था, जैसे मैं बोला था कि डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो अब समझ आ गया कि आपको डिटेल में बताया है ना। सो डोंट वरी, मैं हूं ही बताने के लिए। देखिए यहाँ पे आता है, पहला प्रकार हुआ डिजीज का, मैंने बोला ना कि दो बेसिक टाइप है डिजीज का, कोजेनाइटल डिजीज, एंड द सेकेंड वन इज द
बोलो अभी बताया ना, एक्वायर डिजीज। अब आपको आइडियाज में दिया था कि कोजेनाइटल डिजीज किसे कहते हैं और एक्वायर डिजीज किसे कहते हैं, बताया था। बट अब समय आ गया कि इसी कोजेनाइटल डिजीज और एक्वायर डिजीज को 1 बाय 1 करके डिटेल में आपको पढ़ाएंगे और हर एक चीज बताएं, सिखाएं। सबसे पहला डिजीज से शुरू करते हैं जी, उसका नाम है कोजेनाइटल डिजीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूं कि दिस डिजीज आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, देन दिस टाइप ऑफ डिजीजेस इज कॉल्ड कोजेनाइटल डिजीज। वैसा डिजीज या फिर दोस्त डिजीज, कोई भी ऐसा डिजीज हो जो जन्म लेने के समय से ही लेते ही उसके पास मौजूद हो वो डिजीज, तो वैसे डिजीज को क्या बोलते हैं, कोजेनाइटल डिजीज। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल पूछा, कुछ भी हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस या फिर हेमोफीलिया का बीमारी भी हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस जो दिखे नहीं, कलर को रिकॉग्नाइज ढंग से नहीं कर पाए, और हेमोफीलिया यानी कि ब्लड क्लॉथिंग जो है ना वो बहुत कम होता है और एक गुनी ब्लीडिंग वहाँ तक पूरा खून बहता ही चला जा रहा है। तो इन सारा जो बीमारी है वो क्या, तो जेनेटिकली डिसऑर्डर के कारण भी होता है, यानी कि जन्म लेते भी हो सकता है और जन्म के बाद भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कोजेनाइटल है तो हमेशा के लिए, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ, लिसन टू मी। तो कोई एग्जाम्पल लेकिन पूछेगा तो ये बोल सकते हैं सर, तो हाँ बोल सकते हो, ये कोजेनाइटल डिजीज है इसे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा हूँ कि दे मे लीड टू माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और सिस्टम। इस चीज को ध्यान दीजिए। देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो इसमें से भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसीलिए बी केयरफुल। एक नंबर ऑब्जेक्टिव में देगा। इससे भी पूछ सकता है जी कि कोजेनाइटल डिजीज पूछेगा, कोजेनाइटल डिजीज के बारे में ऑब्जेक्टिव ऐसे बना देगा कि चलो बताओ वैसा डिजीज जो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ रहा है तो वो कौन सा डिजीज के कैटेगरी में उसको रखते हैं। तो आपको कहना होगा, क्या कहिएगा कि भाई साहब वो तो कोजेनाइटल डिजीज है क्योंकि सर ने बताया था, है ना। एनी हाउ लेट अस सी। तो इट देखिए यहाँ पे लिखा हूं माल फंक्शनिंग। ये माल फंक्शनिंग, ये माल फंक्शनिंग का मतलब होता है कि अगर इस प्रकार का कोजेनाइटल डिजीज हमारे शरीर में मौजूद है जेनेटिक डिसऑर्डर के चलते, तो ये जो है वो दिस लीड टू माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और सिस्टम। तो इसके कारण क्या होगा कि हमारा कोई भी ऑर्गन है वो शायद ढंग से काम ना करे, वो शायद ढंग से काम नहीं कर सकता है। यही हुआ माल फंक्शनिंग का मतलब हुआ। और तुम क्या समझ रहा था, माल न्यूट्रिशन? नहीं, वो अलग है, ये माल फंक्शनिंग है। बात को समझिए, चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए। और इस पॉइंट पे भी गौर दीजिए, इस पॉइंट से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा भाई, तो लिखा हूं कि दे आर नॉन इन्फेक्शस। जो हमारा कोजेनाइटल डिजीज होता है वो इन्फेक्शस नहीं है, छुआछूत के बीमारी नहीं है कि किसी के पास कोजेनाइटल डिजीज है तो आप उससे जाके गले नहीं मिल सकते हैं या फिर हाथ पकड़ नहीं सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शंस नहीं होता है कोजेनाइटल डिजीज का। समझ गया ना, अच्छी बात। उसके साथ बैठ सकते हो, बोल भी सकते हो, बातें कर सकते हो, खा पी सकते हैं, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है कोजेनाइटल डिजीज। क्यों? क्योंकि भाई ये नॉन इन्फेक्शस है, क्योंकि इन्फेक्शस नहीं करता है, इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, यानी कि छूने से नहीं फैल जाएगा। ठीक है ना। अब वही चीज को तो मैं लिखा हूँ सच का है, या फिर मैं यहाँ पे बताऊँ कि क्या है भाई, ऐसा क्यों बोल रहा है कि नॉन इन्फेक्शस है? तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या लिखा कि दे डू नॉट स्प्रेड, ये फैल नहीं सकता। क्या है, कैसे? तो बाई कांटेक्ट, टच में आइएगा तो भी नहीं फैलेगा, और फूड शेयर कीजिएगा कि लो भाई खा लो, मुंह करके खिला रहे हैं हम भी खा लेते हैं, तो भी नहीं फैलेगा। और उसका जूठा पानी पी लिया तो भी नहीं फैलेगा, या फिर आप ही को है और आपने उसको पिला दिया तो भी उसको में ट्रांसमिशन नहीं करेगा। समझ गया ना। तो ठीक है, इसीलिए बोल दिया भाई कि ये नॉन इन्फेक्शस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं कि बोलो कोजेनाइटल डिजीज जो है वो क्या इन्फेक्शस है कि नॉन इन्फेक्शस है। ये तो ट्रू और फॉल्स हो गया, तो बोल देना कि नॉन इन्फेक्शस है। ठीक है ना, कुछ भी पूछेगा तो कुछ भी बोल देना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हर एक तरीके से यहाँ पे तैयार करवा रहा हूँ और हर एक तरीके से आपको सिखला रहा हूँ। समझ गया ना, इसीलिए बी केयरफुल। Now let us talk about the next one. What are you thinking about this? They can be permanent and generally not curable. जो हमारा इस चीज को भी ध्यान देने लायक है।
जो हमारा कोजेनिटल डिजीज होता है वो हमेशा के लिए हो जाता है, या फिर वो ठीक नहीं किया जा सकता, या फिर ठीक होता भी है तो बहुत बड़े बड़े सर्जन जो हैं वो ठीक करते हैं, चाहे बड़े बड़े डॉक्टर ठीक करते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव भी हो सकता है ना, लेकिन ज़्यादातर ठीक नहीं ही होता है। वही परमानेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये पहले से ही लेकर के पैदा हो, कैसे ठीक होगा, है ना, नहीं होता है ये सब ठीक। नेक्स्ट लिखा हूं कि सम कैंसर्स आर आल्सो सेड टू बी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ कुछ जो कैंसर्स हैं वो भी क्या है जी, तो वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण कुछ कुछ कैंसर पहले से ही मौजूद रहता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर लेकर के पैदा लगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी क्या हो गया, तो वो भी कोजेनिटल डिजीज में ही आ गया। कोई पूछा कि क्या कैंसर भी हो सकता है, तो हाँ कैंसर भी हो सकता है। अब सोच रहा कैंसर क्या, तो देखिए कैंसर शरीर का वैसा पार्ट है जहाँ पे सेल डिवीजन जो है वो अपना टिश्यूज खो देता है। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं तो जैसे कि मैं यहाँ से अगर कट मारूंगा तो इस टिश्यू बढ़िया है, तो इसको पता है इस सेल को कि कितना बढ़ाएंगे तो जा करके ही पूरा मेंटेन में आएगा, एकदम चिकनापा आ जाएगा पहले की तरह। लेकिन कैंसरस सेल को पता नहीं होता है, वो एकदम बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। समझ गया ना, तो यही होता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, कोई बॉयज होगा तो वो और आसानी से समझ जाएगा। वो ये है कि जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या होता है जी कि जो आपका जो टिश्यूज़ का बढ़ना होता है बाइसेप्स का, वो एक लिमिटेड अमाउंट में ना बढ़ता है, क्योंकि उसको पता है ऐसे थोड़ी यहाँ से चल जाएगा, दिल्ली से अमेरिका चल जाएगा बढ़ करके बाइसेप्स, ऐसे होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा जी, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको पता है ये बेस्ट सेल है, गुड सेल है। कैंसरस सेल रहेगा, पता नहीं कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, है ना, तो डिवीज़न की कैपेसिटी खो जाता है। चलिए बहुत सारी हो गई बातें, तो इस पॉइंट को मैंने लिखा दिया जानकारी के लिए, ठीक है ना। और ये भी जो लिखाया हूँ वो जानकारी के लिए, क्योंकि नॉलेज इज मस्ट, कंपलसरी है, ठीक है ना। पढ़ लिए, रट लिए, एग्जाम में लिख लिए, उससे क्या होने वाला है, वो तो कुछ कोई भी कर लेगा, है ना वैसे। नेक्स्ट लिखाया हूँ कि सम डिसऑर्डर्स लाइक, ठीक है पढ़िए, एग्जाम में टॉप कीजिए, बट जानकारी होना चाहिए ना आप, तब ना कहलाइएगा टॉपर्स। ओके, लिसन टू मी। Some disorders like high blood pressure and exercise weight and excessive weight लिखा हूँ, may be due to genetic factors but could also be due to lifestyle and lack of exercise। देखिए ये चीज़ जो है वो मैं नॉलेज के लिए लिखाया हूँ कि जैसे कुछ सम डिसऑर्डर जैसे हाई ब्लड प्रेशर, या फिर यूं कहूँ को एक्सेसिव वेट जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है, या फिर हमारा लाइफस्टाइल खराब रहने के कारण भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा, आपका जो बॉडी का वेट है वो बढ़ चुका है, तो आप एक्सरसाइज कीजिएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे गांव में ही क्या था कि एक बच्चा था, उसका जो जन्म लिया था, तो हर महीने उसका वेट जो है वो 1 kg बढ़ जाता था, हर महीने। अब एकदम पूरा परेशान था भाई, तो उसको दिखाया गया, क्यूरेबल हुआ, ठीक हुआ। तो इस तरीके का प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो वही चीज़ लिखा हूँ कि एक बात बताइए हमको, जो कोजेनिटल डिजीज जो है, जैसे मैं यहाँ पे ब्लड प्रेशर लिखा हूँ, हाई ब्लड प्रेशर। आपको कोई बच्चा है तो उसको चिड़चिड़ापन, उसको कुछ बोल दीजिएगा ना, रूस जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, नहीं लेंगे, जाओ नहीं खाएंगे, इस प्रकार से। तो हो सकता है शुरुआत से भी रहे या फिर बीच में भी हो जाए, लाइफस्टाइल के चलते, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने इन सारी चीज़ों को मैंने पहले से लिखा दिया। कोई पूछ सकता है ना आपसे जी कि बताओ भाई ब्लड प्रेशर जो है वो क्या जन्मजात हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी? तो हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने बताया हाँ हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। अब बाकी वहाँ देखिएगा आप लोग कि जैसा क्वेश्चंस रहे उस क्वेश्चंस के हिसाब से उत्तर देना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने कोजेनिटल डिजीज में आपको छोड़ा हूँ या फिर बताने में कमी रहा हो। आई होप कि आप मेरी बातों को समझते होंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट्स राइटिंग, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर होता है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस एक्वायर्ड डिजीज। अब कोजेनिटल डिजीज को हमने कवर कर लिया
डिटेल में जी, अच्छी बात है। अब मैं आपको अब समझ आ गया कि आपको एक्वायर डिजीज क्या होता है। अब इन सारी चीज़ों को क्या करूं, मैं जानकारी दे दूं, समझ गया ना। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस एक्वायर डिजीज। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ मुझे एक्वायर डिजीज होता क्या है, इसका डेफिनेशन बताओ, तो उससे कह देना कि दिस डिजीज, यह ऐसा डिजीज है जो डेवलप आफ्टर बर्थ एट एनी स्टेज। इस चीज पर ध्यान देना कि डेवलप आफ्टर बर्थ एट एनी स्टेज इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, देन दिस टाइप ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड एक्वायर डिजीज। समझ गया ना, अच्छी बात है। मैंने अभी भी बोला स्टूडेंट कि जो हमारा एक्वायर डिजीज है वो ऐसा डिजीज है जो डेवलप करता है जन्म लेने के बाद। कब करेगा, तो हमारे इस जीवन के इस जो हमारा जिंदगी का स्टेज है, चरण है, वो कभी भी हो सकता है। 10 साल की उम्र में, 5 साल, 6 साल, 7 साल, नो टाइम, कभी भी, एनी स्टेज ऑफ द लाइफ, बूढ़ा, बच्चा, जवान, यंग, कुछ भी, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा एक्वायर्ड डिजीज होता है सर, वो उसका कोई प्रकार है सर? हाँ है। मैं लिखा हूं यहाँ पे कि इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो हमारा एक्वायर्ड डिजीज है इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। समझ गया ना। पहला का नाम है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शस डिजीज। पहला एक्वायर डिजीज का नाम है जो मैं बता रहा हूं वो है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब इन्फेक्शस डिजीज, जो इन्फेक्शंस है। डोंट वरी, मैं बताऊंगा कि कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है। अब दूसरा प्रकार है एक्वायर डिजीज का, वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि नॉन इन्फेक्शस डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का दूसरा नाम है नॉन इन्फेक्शस डिजीज, और पहला एक्वायर डिजीज मैं बताया जो प्रकार है एक्वायर डिजीज का वो है कम्युनिकेबल, यानी का दूसरा नाम है नॉन इन्फेक्शस डिजीज। तो आप इन्फेक्शस डिजीज कहिए या फिर कम्युनिकेबल डिजीज कहिए, एक ही बात है, ठीक है ना। याद हो गया किसी को? याद हो गया ना? किसी को समस्या है? नहीं ना? क्लियर होता है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब एक कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को मैं डिटेल में बताऊंगा और 1 बाय 1 करके आपको हर एक चीज लिखाऊंगा, बताऊंगा कि होता क्या है, एग्जांपल्स वगैरह हर एक चीज बताने वाला हूं। समझ गया? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब लेट अस स्टार्ट विद कम्युनिकेबल डिजीज। मैं यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज के जगह इन्फेक्शस डिजीज भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही चीज है, 2 नाम है। समझ गया ना? अच्छी बात है। तो लेट अस सी कम्युनिकेबल डिजीज। कोई पूछेगा कि कम्युनिकेबल डिजीज का डिफिनेशन क्या हुआ, इसके बारे में बताए, तो आप उससे कहना कि दिस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। अब तुम सोच रहे हो कि पैथोजेंस क्या हुआ, तो रुको जरा, इतने भी क्या जल्दी है जानने का, है ना, बताएंगे। बट अभी के लिए जानिए कि दिस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। आगे लिखा हूं मैं कहीं पैथोजेंस के बारे में कि क्या है, तो ये जो है वो पैथोजेंस के कारण होता है एंड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इजीली, ठीक है ना। तो देन दिस टाइप ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। समझ गया क्या लिखा हूं? कि जो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज है वो पैथोजेंस के द्वारा होता है, जिसको आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाया जा सकता है। ट्रांसमिटेड का मतलब वही ना हुआ कि ट्रांसफर किया जा सकता है इजीली, आसानी तरीके से। देन दिस टाइप ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जांपल में लिखा हूं कॉमन कोल्ड, स्वाइन फ्लू, डेंगू। स्वाइन फ्लू जो है आज से तकरीबन बहुत साल पहले आया था, 50 साल पहले, चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता, 20-25 साल ऐसे ही कुछ शायद होगा। तो बहुत डर था स्वाइन फ्लू का, जस्ट लाइक ए डेंगू। तो डेंगू, स्वाइन फ्लू, कॉमन कोल्ड और भी बहुत सारा है। वो क्या है जी? तो इन्फेक्शस डिजीज है। एग्जाम्पल पूछा, बता दीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्दी खोखी किसी को हो गया, छींक दीजिए, अब वो जाकर के सूंघ लेगा, अब उसको में ट्रांसफर हो गया, अब उसको भी सर्दी जुकाम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पर्सन से दूर रहना जिसको सर्दी हो चुका है, खोखी है, उससे थोड़ा दूर रह के बात कीजिए। नहीं तो आपको लगा कि हम बहुत अच्छे से रहते हैं फिर भी कैसे हो गया, तो ये भी कारण, आप उससे जाके बात भी कीजिएगा तो भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आगे लिखा हूं कि सम ऑफ द इन्फेक्शस डिजीज लाइक एड्स कुड बी फैटल। जो कुछ ऐसा इन्फेक्शस डिजीज है जैसे एड्स भी जो है वो एक इन्फेक्शस डिजीज है। एड्स जो है वो क्या है जी? तो एक इन्फेक्शस डिजीज है जो कुड बी फैटल, यानी कि जो घातक है।
ये फैटल का हिंदी मीनिंग हुआ घातक। क्या हुआ हिंदी मीनिंग? घातक, यानी कि जानलेवा रोग है ये एड्स, जो कैसा है? कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि कम्युनिकेबल है, इन्फेक्शस है, जो फैल सकता है एक पर्सन से दूसरी पर्सन में, ट्रांसमिटेड, कैन बी ट्रांसमिटेड। समझ गया ना? किसी को कोई समस्या हो रहा है? नहीं ना, नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो नेक्स्ट मैं बातें आपसे बताना चाह रहा हूं कि दे कैन बी स्प्रेड बाय वेरियस मीन्स। ये जो है वो कैसे, इसको, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है ना? ये जो है वो बहुत तरीके से स्प्रेड कर सकता है, जैसे कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, जैसे किसी को सर्दी हो वाला, सर्दी यहाँ तक आया, वो ऐसे इस प्रकार से ऐसे खींचा और ऐसे हाथ से कर लिया और आप गए उससे हाथ से मिलाया कि वाह कितना दिन के बाद मिलाओ, चलो हाथ मिला लें। फिर क्या होगा? वो वायरस आपके शरीर में, बॉडी में चल जाएगा। कैसे? आप क्या कीजिएगा, आप कभी मोच को ही सीधा करने के लिए हाथ इस प्रकार से फेरोगे, तो कभी ऐसे करोगे तो सांस खींचोगे तो चला जाएगा बॉडी में, तो कुछ भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है। और वाटर, जिसको इन्फेक्शस डिजीज है, शादी कहाँ से आ गया बीच में, यानी आप जिसको सर्दी हो चुका है या फिर खोखी, आप उसका जूठा पानी पी लीजिए, हो जाएगा, एयर के कारण भी ट्रांसफर हुआ ना, बताया ना कि इस प्रकार से चेहरा आ जाएगा। फूड, जूठा खाना खा लीजिए, हो जाएगा, और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं आगे आपको बताया हूं कि दे कैन बी स्प्रेड बाय वेरियस मीन्स ऑफ, तो इसको क्या कीजिए, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि कैसे फैल सकता है कम्युनिकेबल डिजीज, पूछ सकता है, तो यही तरीका है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट, दीज आर कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स। ये जो है हमारा कम्युनिकेबल डिजीज, वो बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा ज़्यादातर फैला जाता है। बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे में बहुत सारा बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो दैट इज द बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो वो क्या है? तो वो है पैथोजेंस। अब पैथोजेंस में क्या हो सकता है? तो पैथोजेंस में है जो वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोअन एंड हेलमिन्थिस, ये जो सारा चीज है इसको ही पैथोजेंस बोलते हैं। तो ये पैथोजेंस, अब पता चल गया ना कि पैथोजेंस क्या है, तो वायरस, बैक्टीरिया ये सब होता है, वही पैथोजेंस है। आई होप कि आपने सीखा होगा, तो इसको डबल टिक आउट कर लीजिए, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा बायोलॉजिकल एजेंट्स कॉल्ड पैथोजेंस है वो क्या क्या है भाई, तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोअन, हेलमिन्थिस, ये सब है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए आपको, समझ गया ना? अच्छी बात है। मैं रखूं या नहीं रखूं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम देना है बहुत सारा, मुझे तो देना नहीं है, ठीक है ना। आई होप कि आपने एक्वायर डिजीज में को सीखा होगा और कम्युनिकेबल डिजीज को सीखा होगा। देखिए और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा और भी बहुत डिटेल में आपको बताएंगे, बट कम्युनिकेबल डिजीज में अभी जितना जानना था मैंने हर एक चीज़ आपको बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। और भी बहुत सी चीज़ बताऊंगा जो आपको अभी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आने वाला टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना, सीरियल बाय सीरियल। जी हाँ, तो इसे लिख लीजिए ताकि मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लास्ट टॉपिक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन इन्फेक्शस डिजीज, इससे बताता हूं मैं आपको। क्लियर होता है? समझ गया ना? चलो इसे लिख लीजिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस वन, दैट इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आपसे बताता हूं जी। कोई पूछता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है, उसका डिफिनेशन बताओ, तो आप उससे कहना कि दिस डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय कॉन्टैक्ट, एयर, वाटर, फूड। वैसा कोई भी डिजीज हो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकता आसानी से, यानी कि मेरे में है वो डिजीज तो मुझ में ही रहेगा। आप मेरा जूठा पानी पी लीजिएगा तो आपको डिजीज बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरा जूठा खाना खा लोगे फिर भी नहीं होगा। मेरे साथ बोलिएगा, बैठिएगा, उठिएगा, फिर भी आपको नहीं फैलेगा, कुछ भी नहीं होगा। वो मुझे में है तो मुझे में ही रहेगा। तो ऐसा डिजीज को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हार्ट अटैक, हमको हार्ट अटैक आएगा, तुम हमारा जूठा पानी पिला, तुमको भी हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। या फिर डायबिटीज हमको है, हमको ही रहेगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारा होता है, जैसे कुछ कैंसर्स भी होते हैं। नेक्स्ट लिखा हूं कि एमोंग, देखो आएंगे आप बात वो कि एमोंग नॉन इन्फेक्शस डिजीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। जितना भी तरह का नॉन इन्फेक्शस डिजीज हुआ इंक्लूडिंग कैंसर, वो कैंसर ही है जो सबसे बड़ा कारण बना
लोगों का मृत्यु का, कैंसर के चलते बहुत ज़्यादा डेथ होता है। कहीं की बातें करो, कोई भी देश ले लो, ठीक है ना। तो कैंसर जो है वो डेंजरस है, तो इसको ध्यान में जरा सा रखिएगा, ठीक है। डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय कॉन्टैक्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं क्या यहाँ पे लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ कि दिस कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजंस एंड कुड बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है यानी कि नॉन इन्फेक्शस डिजीज है, वो काहे हुआ भाई? तो 1 2 3 4 5 5 कारण के चलते हो सकता है हमारा ये डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्यों हुआ? तो ये 5 कारण से हो सकता है। या फिर कितने प्रकार का हुआ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? तो ये 5 प्रकार का होता है, लिखा हूं। एंड कुड बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, और हो सकता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या फिर नॉन इन्फेक्शस डिजीज जो है वो 5 तरह का हो जाए। मैं बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं जेन्युइन तरीके से, ठीक है ना। ऐसे होता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी मैं बता रहा हूं, समझ गए। पहला का नाम लिखा हूं डीजेनरेटिव कैंसर, सेकंड वन डिफिशियंसी डिजीज, थर्ड वन एलर्जीज कैंसर एंड अदर डिजीज। आपके मन में सुनामी चल रहा है कि इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, ये क्या होता है, हम तो अनजान है भाई। तो कोई बात नहीं, मैं ये 5 को एक्सप्लेन करता हूं 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो आप इसे क्या कीजिए, एक बार लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से ही पूछा गया कि डीजेनरेटिव कैंसर जो है वो क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? तो हाँ। एलर्जी, तो वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे बताता हूं इन सारी चीजों को, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस वन। अब डिटेल में मैं आपको समझाता हूं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ, मुख्य रूप से आपको जो पढ़ना है 12th के सिलेबस में, जो कि आपको जानना है वो ये है कि कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है। तो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया हूँ आपको, इतना ही जानना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत में, समझ गए। तो लेट अस सी कि क्या क्या, इसीलिए आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए कि सर जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में ये बताया, ऐसे होता है वैसे होता है, इतना तरह के, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि पढ़ना है ये नहीं तो कहाँ से पढ़ाएंगे, है ना जी। एनी हाउ लेट अस सी, बट मैं 1 2 3 4 5 जो लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, कैसे पूछेगा मैं आपको सिखाऊंगा। पूछता है कि डीजेनरेटिव डिजीज जो है वो कैसे हुआ, फिर क्या है? तो ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स लाइक हार्ट एंड किडनी। पूछा कि कुछ माल फंक्शनिंग के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो डीजेनरेटिव डिजीज होगा, ठीक है। कहने का अर्थ यह हुआ कि शायद हमारा हार्ट माल फंक्शनिंग का मतलब हुआ कि सही से काम नहीं कर रहा है। क्या काम नहीं कर रहा है? हो सकता है कि कोई हमारा ऑर्गन नहीं काम कर रहा या फिर कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा, जैसे हार्ट किडनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इन सारे कारण से जो बीमारी होगा उसका नाम है डीजेनरेटिव डिजीज। समझ गया ना? किसी को दिक्कत है नहीं ना? तो ये उठाएगा, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन हो सकता है, तो डीजेनरेटिव होगा। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। अब देखिए डिफिशियंसी, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा, ऐसे नहीं बताया है, ध्यान में रखिएगा, समझ गया ना? अच्छी बात। नेक्स्ट लिखा हूं डिफिशियंसी डिजीज। ये डिफिशियंसी नाम है डिफिशियंसी, यानी कि कमी होगा कोई चीज का। भाई क्या है का कमी? तो ड्यू टू लैक ऑफ हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन और मिनरल्स। आपका शरीर के अंदर में विटामिन की कमी हो जाएगी या फिर मिनरल्स अच्छे तरीके से नहीं जा पाएगा, तो बीमारी होगा। किस तरह का होगा? तो डिफिशियंसी डिजीज होगा। समझ गया? समझ गया। तो पूछ देगा इससे कि ड्यू टू लैक ऑफ हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स विच टाइप ऑफ द डिजीज कैन बी अकर या फिर फाउंड, तो डिफिशियंसी डिजीज होगा। समझ गया ना? किसी को प्रॉब्लम है? बाकी देखिएगा ना वहां पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, घबराना नहीं है। हाँ सर इतना ही जानना है, बस 2-2 लाइन आपको बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि ये होता है, ऐसे होता है, और ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है इस 12th क्लास में। लेकिन जो पढ़ाने वाला हूँ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में वो बहुत डिटेल में बताऊँगा कैसे होता है, क्यों होता है, उससे बचने का क्या उपाय है, क्या टेस्ट होगा, बहुत सारे चीज़ के। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फालतू में ही बच्चा लोग सब डरता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए।
अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरे साथ बने रहिए, एकदम ऐसे समझोगे और ऐसे समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, लेट अस सी एलर्जी। एलर्जी का बहुत नाम सुना कि अरे हम नहीं खाएंगे, हम दूर रहो भाई, हमको एलर्जी हो गया है। अब इसका मतलब क्या है, तो लेट अस सी एलर्जी ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टू सर्टेन फॉरेन सब्सटेंसेस। कुछ कुछ ऐसा चीज होता है, जैसे धतूरा के घास खाइए, चाहे धतूरा खाइए, चाहे किसी चीज का पत्ता या फिर किसी चीज का फूल है, उस पार्टिकुलर चीज के लिए वो फॉरेन चीज हुआ कि नहीं, फॉरेन मटेरियल है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि बाहरी चीज है ना जी, तो हमारे बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल कहलाएगा ना। तो उस पार्टिकुलर चीज के लिए जो हमारा बॉडी है वो एकदम फालतू में ही हाइपर होने लगता है, यानी कि उसको मतलब क्या ही महसूस होने लगता है। जैसे आपके घर में कोई दूसरा आदमी आ जाए, आपको बर्दाश्त होगा, बिल्कुल भी नहीं ना होगा, गुस्सा होने लगेगा। लेकिन अपना आदमी आएगा, क्या बात है, बहुत दिन आइए बैठिए। उसी प्रकार से होता है एलर्जी के केस में। कुछ खास चीज है जिसके प्रति जो हमारा बॉडी वो कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्स करने लगता है, स्टिमुलेट्स होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं एलर्जी हो गया। फिर ये सब सिम्टम्स है, स्नीजिंग आ जाएगा, ईचिंग होना लगेगा, सिम्टम्स है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही पढ़ना है। कैंसर के बारे में जानते हैं, तो ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू और ऑर्गन्स इन द बॉडी। हमारे पहले भी बताया था ना कि बॉडी में जो है वो दिना दृष्टि डिवाइड करके हमारा शरीर जो बढ़ता चला जा रहा है, फूलता चला जा रहा है, तो वो क्या है, कैंसर का लक्षण या फिर कैंसर हो सकता है, उसको तुरंत ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है अदर डिजीज, यानी कि अब रुको, अभी नहीं देखने दूंगा, अब अदर डिजीज के बारे में सोच रहा कि अब और क्या अदर डिजीज हो सकता है सर, और भी हो सकता है। जैसे देखिए क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन टू मी। ड्यू टू फिजिकल एजेंट्स सच एज हीट, कोल्ड, रेडिएशन, प्रेशर एंड साउंड। बहुत ज़्यादा डीजे के साउंड के पास जाकर खड़ी हो जाएगा, एकदम छाती में इस प्रकार से लगाया जैसे कोई मुक्का मार रहा है, एकदम पूरा धक धक करता है, हार्ट बीट तेज होने लगता है, ऑटोमेटिकली होने लगेगा, आप खड़ी होकर देखिएगा, एकदम धक धक करने लगेगा, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, तो ये जो है वो कैसा एजेंट है, फिजिकल एजेंट के कारण जो बीमारी हो सकता है वहीं अदर डिजीज कहलाएगा। या फिर हीट के कारण जला लिया हाथ को है तो वो भी प्रॉब्लम्स है, या फिर ठंडा चीज़ को पकड़ ले रहे हाथ से सिकुड़ जाएगा, वो भी प्रॉब्लम्स ही है जी, वो भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए रेडिएशन के कारण, क्या प्रेशर के कारण तो हो ही सकता है। अब रेडिएशन के कारण कैसे, जैसे कि 12th में पढ़ते हो, 11th से ही मोबाइल रखना शुरू कर दिया होगा पॉकेट में, यहाँ पे नीचे पैर में रखते होगा, थाई के पास में, तो क्या होता है कि पॉकेट जो है वो कभी कभी वहाँ पे दर्द होने लगता है, नहीं तो मोबाइल निकाल करके इस प्रकार से हाथ में ले लेते हैं और इस प्रकार से तो कहता है कि दिखाते जा रहे हैं बेवकूफ़ कहेंगे। वो बेवकूफ़ नहीं है जो हाथ में लेकर घूम रहा है, इंटेलिजेंट है, क्योंकि पॉकेट में रखेगा, मैं भी यहाँ पे रखा हूँ, तो शायद ये हमारा हार्ट को इफेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि दर्द भी हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा देर तक नहीं रखते हैं। मोबाइल को रखना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाथ में लिए हुए कहीं ट्रैवलिंग में बैठे हुए तो मोबाइल को हाथ में लेकर कैसे बैठ गए, क्या दिक्कत है। अरे भाई बोलने दो तुम कि मोबाइल दिखाता है, जो कहना सो करो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो जानकार हैं तो हम तो रखेंगे। एनी हाउ, तो समझ गया ना, रेडिएशन के चलते, ठीक है। और प्रेशर के चलते भी हो सकता है, जैसे किसी भी चीज़ को टेंशन हो सकता है, तनाव हो सकता है, ये सारा का सारा प्रेशर में ही आता है। लेकिन और बहुत कुछ, जैसे वेपर, ये सब वेपर प्रेशर, अरे स्टीम भाप का नाम नहीं सुने हो जी, तो वो भी उसके कारण भी तो हाथ वगैरह सब जल सकता है स्टीम के कारण। एनी हाउ, नेक्स्ट बता रहा हूँ कि मैं भी ये इसके बारे में बता रहा हूँ, अदर डिजीज के बारे में बता रहा हूँ, समझ गया ना। ये पॉइंट को गौर कीजिएगा कि मे बी ड्यू टू मैकेनिकल एजेंट्स दैट कॉजेज फ्रैक्चर्स, ट्रॉमा एंड डिसलोकेशन। मैकेनिकल एजेंट्स के कारण भी हो सकता है। ऐसे में क्या हो सकता है भाई, तो फ्रैक्चर हो सकता है। मैकेनिकल एजेंट कहने का सेंस ये हुआ कि आप गाड़ी से जा रहा एक्सीडेंट करवा के आ गया, बाइक से जा रहा ठोक के आ गया, आप जा रहे थे सीधा बन के, कोई पीछे से आया आपको ठोक के निकल गया, इसीलिए ज़्यादा सीधा भी नहीं बनना चाहिए। नहीं हाउ, आई एम जस्ट किडिंग। तो आप जा रहे हैं, इस प्रकार से आप गिर गए, या फिर कहीं चढ़ रहे थे पेड़ पर कुछ तोड़ने के लिए गिर गए, सीढ़ी से गिर गए, तो क्या हो जाता है, बोन्स में फ्रैक्चर आ जाता है, यानी कि बोन जो है वो हल्का सा क्रैकिंग हो गया। अब ट्रॉमा क्या हुआ और डिसलोकेशन क्या हुआ, यही ना जानना चाहते हो, नहीं बताएंगे यानी आप गुस्सा मत कीजिए कि ठीक है नहीं बताइए, सुनो मेरी बातों को। ट्रॉमा कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे कि आप कुछ पिक्चर देखते हो, भूत का फिल्म देख लिया भूतों वाला, या फिर कहीं
रात में निकल गए, कुछ ऐसा इंसिडेंट देखा जिसको एकदम पूरा हदस में हो गया, तो उसको बार बार याद करके एकदम पूरा डरे जा रहा है, तो वह दैट इज़ द ट्रॉमा, वही ट्रॉमा। डिसलोकेशन का अर्थ ये हुआ कि आप कहीं गिर गए और इसी से इस प्रकार से मैं भी गिरते रहता हूँ कहीं, लेकिन मैं बहुत सही जगह पे गिरता हूँ, ठीक है ना। एनी हाउ, बाकी तुम खुद दिमाग लो। इस प्रकार से गिरा तो कहीं जा करके कोहने लग गया, तो हड्डी जो है वो सही जगह पर नहीं है, वहाँ से हट करके कहीं और खिसक गया, अलग चला गया अपने जगह से, तो दैट इज द डिसलोकेशन। आई होप कि इस लेक्चर को आप अच्छे से समझोगे, इंजॉय कर पाए होगे, है ना। कोई प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं और मेरी टीम जो है वो जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। समझ गए? अच्छी बात है। आप इसे क्या कीजिए, बस आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। पिछले लेक्चर में पढ़ा, इस लेक्चर में भी मैं आपको सिखाया, समझ गया। जितना भी नोट्स आप बनाते हो आप इसे क्या कीजिए, एक बार रिवाइज कर लो, कॉपी पर उतार लिए हो तो एक बार फिर से लेक्चर को बंद करने के बाद रिवाइज कीजिए कि सर ने ये बताया, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। और बाकी याद करने वाला चीज़ है तो आपको खुद याद रखना होगा, ठीक है। तो ये जो सारा चीज़ देख रहे हो, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि अदर डिजीज़ क्या हो सकता है। फ्रेंड को कंफ्यूज कर सकते हो तुम कि अदर डिजीज़ में क्या हो सकता है, भाई कैसे हो सकता है हमारा, तो ये भी डिजीज़ ही हुआ ना, फ्रैक्चर कर गया, तुम स्वस्थ नहीं ना रहे, पहले जैसा नहीं ना रहे, तो बीमारी है ना तब। तो आई होप कि आप सीखा होगा। पूछा कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण कौन सा, तो डिफिशियंसी हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी करेगा हमारा बॉडी कोई भी फॉरेन सब्सटेंस के लिए, तो वो इनविट्रो करके देगा तो एलर्जी होगी। उसी प्रकार से कैंसर और अदर डिजीज में चला जाएगा। कहा कि एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो वो कौन सा बीमारी कहलाएगा, तो अदर डिजीज में चला जाएगा। अब बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लेना है, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो ठीक है, लिख लिया ना, चलो ठीक है, लिख लिया तो मिटा देते हैं ना जी। एनी हाउ, तो बहुत सारी बातें किया मैंने आपके साथ, फिर से मिलें कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस मुस्कुराते रहना है दोस्तों के बीच में। एंड डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आपको जल्द से जल्द जितना जल्द प्रयास हो सकेगा मैं बहुत सारे चैप्टर्स को लेकर आऊँगा, लिखाऊंगा भी, ठीक है। क्रैश कोर्स की तरह सोचोगे तो क्रैश कोर्स नहीं अभी करवा रहा हूँ, उसको लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। वैसा स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम वाले को तो ना भी समझ में आ सकता है ना जी। जो शुरुआत से भी कुछ भी नहीं पढ़ा हो, मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ, समझ गए। तो बाकी की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, पता नहीं कब को। एनी हाउ, ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर।